यदि आप योगाभ्यास से संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक किसी भी स्तर पर, तो आवश्यकता है आत्मविश्वास बनाए रखने की और एकाग्रता और तल्लीनता के साथ निरंतर योगाभ्यास को करते रहने की। और जब आत्मविश्वास के साथ आप प्रत्येक योगिक क्रिया को, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं षटकर्म आदि को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आपको सभी लाभ धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देने लगते हैं। आपके योग के प्रति इसी विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए और ज़्यादा प्रबल करने के लिए मैं आज फिर आ गया हूँ एक और नया आसन लेकर के। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको वीरासन के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि वीरासन उन साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो ध्यान को लंबे कालखंड तक, दीर्घ काल तक करना पसंद करते हैं और साधना में कई कई घंटों तक तल्लीन रहना पसंद करते हैं। उनके लिए वीरासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर वे सभी लोग जो कठिन आसनों को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी आसन बहुत ही सरल है, सहज है। वो भी इस आसन को आराम से लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीरासन के संदर्भ में वशिष्ठ संहिता में, घेरण्य संहिता में, हठ प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में, इन 4 ग्रंथों में से मैं आज आपको प्रमाण देने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त यद्यपि बहुत सारे ग्रंथों में, योगिक ग्रंथों में, उपनिषद आदि में प्रमाण हैं, पर मैं आज इन 4 प्रमुख ग्रंथों में से आपको रेफरेंस देने वाला हूँ। वशिष्ठ संहिता में कहा गया, स्वस्तिकम गोमुखम पद्मम वीरम सिंहम सना तथा, इस तरह से और आगे 10 आसनों का वर्णन है। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, इस तरह से। तो स्वस्तिकम गोमुखम पद्मम वीरम सिंहासनम तथा, तो जो चौथा आसन है वीरासन, इस वीरासन को वशिष्ठ मुनि ने चौथे स्थान पर रखा है। यद्यपि इसके प्रारंभ में जितने भी आसन है बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी आसनों पर जिनकी अभी मैंने बात की, उन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहे स्वस्तिकासन हो, गोमुखासन हो, पद्मासन हो, वीरासन हो, गोमुखासन हो, सब पर वीडियो बना चुका हूँ। आज वीरासन की बारी है। तो वीरासन वशिष्ठ संहिता में चौथे स्थान पर है, वहीं घेरण्य संहिता में इसको 9वें स्थान पर रखा गया है। तो इस आसन का बहुत ही विशेष महत्व है। अब बात करते हैं इसकी विधि के बारे में और शास्त्रों में इस आसन के संदर्भ में किस श्लोक के साथ किस प्रमाण को कहा गया है। इस आसन के 2 अलग अलग तरीके हैं। इसकी जो विधि है 2 अलग अलग तरीके की है, क्योंकि जब हम इसके ग्रंथ पर जाते हैं तो वहाँ पर इसके संदर्भ में कहा गया, एक पाद मथेकस्मिन् विन्न सेदुर्न स्थिरम इतरस्मिन् तथा चौरुम वीरासनम इति ऋतम, यही वीरासन कहलाता है। अब इसको विच्छेद करके आराम से मैं आपको बताता हूँ। इसकी विधि के संदर्भ में यहाँ पर बात कही गई कि इस आसन को वीरासन कहा जाता है। इतना सा अंतर है कि चौरुम शब्द के स्थान पर पश्चात शब्द का प्रयोग घेरण्य मुनि ने किया है। घेरण्य संहिता के 2 अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक में जिस वीरासन का वर्णन है, आइए पहले उसकी विधि को देखते हैं। उसको करने के लिए दोनों पैर सामने इस तरह से बैठना है, आपकी स्पाइन सीधी सामने फैला करके रखना है। फिर बायां पैर या दाएं पैर, जिस भी पैर को आप पहले रखना चाहते हैं, उसको घुटने से मोड़ करके, नीचे से भी इस तरह से मोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से उठा करके साइड से भी मोड़ सकते हैं। इस तरह से उस पर बैठ जाएंगे। फिर राइट लेग सामने इस तरह से, जो राइट लेग का टखना है, जो गुल्फ जिसको कहा जाता है, उसको बाएं पैर के घुटने के पास, लेफ्ट लेग के नी के पास रखना है और दायां हाथ आपका दाएं घुटने पर रहेगा, एल्बो को आपको घुटने पर रखना है और आपकी हथेली चिन पर रहेगी इस तरह से। और आपका जो बायां हाथ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, उसको आपको लेफ्ट लेग के ही नी पर रखना है इस तरह से। वीरासन की यह स्थिति घेरण्य संहिता में मुनि घेरण्य ने कही है अपने शिष्य चंड कपाली को समझाते हुए कि वीरासन क्या होता है। यह घेरण्य संहिता की बात की मैंने। अब मैं बात करता हूँ हठ प्रदीपिका की और वशिष्ठ संहिता की। अगर हम दूसरे अन्य जो योगी ग्रंथ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर अर्ध पद्मासन को ही वीरासन की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए भी दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे। अब लेफ्ट लेग को नीचे बेंड करेंगे और राइट लेग की थाई मसल के ऊपर लाएंगे
और राइट लेग को अर्थात दाएं पैर को घुटने से मोड़ करके उसके तलवे को बाएं पैर की जंघा के इस तरह से नीचे रख लेंगे। ये जो स्थिति है यह वीरासन की स्थिति है। इसी को अर्ध पद्मासन भी कहा जाता है। इस तरह से आप इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं, पलट करके भी इस तरह से। अब श्लोक की बात करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि इसकी विधि कैसी और क्या है। एक पादम अतेकस्मिन, एक पैर को घुटने से मोड़ करके, एक पादम अतेकस्मिन विन्न सेदुन स्थिरम, स्थित करना है, स्थिर रखना है। और फिर इधरस्मिन तथा चौरुम, दूसरे पैर को भी नीचे की तरफ। चौरुम जो शब्द है, च और उरु दो शब्दों का अलग अलग मेल है। इसके विच्छेद करने पर इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है। उरु अर्थात होता है हमारे घुटने, घुटने से मोड़ना है हमारे पैर को। अब जो वसी संहिता है, जो हठ प्रदीपिका है, हठ रत्नावली, इन तीनों ही ग्रंथों में इस चौरुम शब्द का प्रयोग किया गया, जहाँ पर इस अर्ध पद्मासन की विधि को स्पष्ट किया गया है, उसकी व्याख्या है वहाँ पर। केवल घेरण्य संहिता ये ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जहाँ पर इस तरह की, जो मैंने आपको पहले विधि बताई वीरासन की, उसका वर्णन है। तो आसन एक ही है, उसके नाम भी परिवर्तित नहीं हुए हैं, पर उसकी विधि थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है केवल एक शब्द से। वो इसलिए क्योंकि अभी आप जो अर्ध पद्मासन देख रहे हैं, इसी में इतना सा अंतर है कि चौरुम शब्द के स्थान पर जब पश्चात शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इस तलवे को घुटने, जो हमारी जंघा है, हमारी थाई मसल के नीचे रखना, इसी को पलट करके उसके ऊपर बैठ जाना। पश्चात अर्थात शरीर के पिछले हिस्से पर बैठ जाना, और फिर दूसरा पैर सामने की तरफ रख करके इस तरह से बैठना। तो एक शब्द पश्चात शब्द से, एक शब्द च उरुम शब्द से इस पूरे आसन की विधि में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब लाभों की बात करते हैं, क्योंकि आसन की विधि अलग अलग है तो उसके लाभ भी थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। आपके तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा सबल करता है, उस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस वीरासन को कर लेने से। और आपके जो वक्र हैं, आपकी जो किडनियाँ हैं, वो भी अच्छे लंबे कालखंड तक आपका साथ देती है। इसके अतिरिक्त आपके घुटनों के जो दर्द हैं, वो मतलब आजकल जिन लोगों को घुटनों के दर्द होते हैं वो उनको नहीं होंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो सावधानी इतनी रखनी है कि आपको लंबे समय तक इस आसन को नहीं करना है। सामान्यतः 1-2 मिनट ही इस आसन को किया जाना चाहिए नियमित रूप से। पर अगर आपको लंबे समय तक करना है, प्राणायाम और ध्यान करना है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको घुटनों में दर्द ना हो और आपको कमर में दर्द ना हो, साइटिका की आपको दिक्कत ना हो। धीरे धीरे, और मैंने आपको दूसरी वीडियोस बनाई है, वहाँ पर जाकर के ज़रूर देखिएगा कि इन सब चीज़ों को कैसे दूर करना है। सूक्ष्म व्यायाम पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो उसमें कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिससे आपको साइटिका में, वेरिकोज वेन में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में लाभ मिल जाएगा। तो आप उनको जाकर के ज़रूर देखिए, और मैं इन पर विशेष और आगे वीडियो आपको बनाते रहूँगा। तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी, आपके पेट पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ये जो मैंने आपको पहले घेरण्य संहिता वाली विधि बताई, आपको दोनों पैर से, दोनों हाथों से बदल करके करना है ना, परिवर्तित करके। मैंने आपको केवल एक ही तरह से करके बताया है। पद्मासन भी, जो अर्ध पद्मासन है, इसको भी आप 2 तरह से कर सकते हैं। अब लाभ तो आप समझ गए, बहुत सारे लाभ हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप लंबे समय तक ध्यान साधना में तल्लीन रह सकते हैं इसको निरंतरता के साथ करते रहने से। प्रमाणों की बात करते हैं। हठ प्रदीपिका के प्रथमोपदेश के 21वें नंबर के श्लोक में इसी श्लोक का वर्णन है जो मैंने आपको पहले कहा, एक पादम अतेकस्मिन। फिर वसी संहिता में, जहाँ पर इसको चौथा स्थान दिया गया इसी आसन को, वहाँ पर प्रथम अध्याय के 72वें नंबर के श्लोक में इसी आसन का वर्णन है, वीरासन का। हठ रत्नावली में भी तृतीय उपदेश के 54वें नंबर के श्लोक में इस वीरासन का वर्णन है। और घेरण्य संहिता के दूसरे अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक में इसी वीरासन का वर्णन किया गया है। घेरण्य संहिता की विधि अलग है और बाकी इन 3 ग्रंथों की विधि अलग है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे योगिक ग्रंथ है, उपनिषद आदि हैं, जहाँ पर इस वीरासन को वर्णित किया गया, उसका उल्लेख है, उसकी व्याख्या है। लेकिन अभी क्योंकि 4 ग्रंथ भी बहुत विशेष है, अब इसी को बताने में लंबा समय हो जाता है, और की फिर बात करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इतनी ही बात है। सावधानी मैंने आपको बता दी है, लाभ मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आप योगाभ्यास से अभी नए नए जुड़े हैं तो एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, योगाभ्यास के लाभ पर मैंने कुछ वीडियो ज़रूर बनाई है, वहाँ पर जाकर के उनको देखिए, ताकि आपको, अगर आप नए अभ्यासी हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक हानि ना हो, शारीरिक क्षति ना पहुँचे आपको। इसलिए आपको उन सावधानियों को भी ज़रूर जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।